हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश चौहान और आप जब देख रहे हैं मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट के ऊपर एक ऐसा सेशन जिसके अंदर हम लोग पिछले सालों के क्वेश्चन और एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें कि हम यही सीख रहे हैं कि किस प्रकार से अपन इन क्वेश्चंस को करके अपने सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को या उस चैप्टर को अपन मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स हमने किए हैं और एक चैप्टर अपना जो हमने किया उसमें केमिकल काइनेटिक्स था। और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर मोस्टली बच्चे की टेंडेंसी ये होती है कि सर ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मान गए आपकी बात, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि हमेशा कभी मिथोलॉजी पर मत चलिए कि ऐसा ही होगा या ऐसा होने वाला है। नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी चैप्टर है तो उसका थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पार्ट दोनों अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगर वो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो थ्योरेटिकल है, उसका तो थ्योरेटिकल होना ही चाहिए। तो मैं बात करूँगा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर और ऐसे थ्योरेटिकल एनालिटिकल क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको लाभ पहुंचा सकते हैं दोस्तों। तो अभी इस सेशन के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो हमने कई क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि और कौन सी चीज़ें अपन कर सकते हैं दोस्तों। तो 1 बाय 1 करके हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं और आप लोग चेक करेंगे इसके अंदर कि किस प्रकार से आप लोग जो है इन क्वेश्चन के अंदर अपनी जैसे कहते हैं ना कि मास्टरी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन है, तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है लेकिन नॉलेजेबल है। देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। क्या ये बात सही है? तो आपको पता है कि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन के लिए टेम्परेचर का बहुत रोल होता है। रेट का बढ़ना या घटना टेम्परेचर पर डिपेंडेंट करता है। तो ये तो बात मेरी क्या होगी, फॉल्स हो गई। दूसरा दिया है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। अब ये हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं होती है। क्या यह बात सही है? उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है? करती है, क्योंकि ये जो टी हाफ आपने पढ़ा होगा ये होता है दोस्तों A0/2K। ये सीधा प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो ये भी मेरा क्या हो गया दोस्तों, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। दोनों फॉल्स है। तो ये अपने ऑप्शन में देखो कहाँ दिया है, स्टेटमेंट आर करेक्ट नहीं, आर करेक्ट नहीं, करेक्ट एंड इनकरेक्ट गलत। दोनों इनकरेक्ट मेरे को कहाँ मिलेगा, 4th ऑप्शन में ही मिलेगा और कहीं मिलने के चांस नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, मिला ना आपने को। कंसंट्रेशन दी हुई है वर्सेज टाइम फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपने देखा होगा ये CT है और ये क्या टाइम है। तो ये ग्राफ इस प्रकार से आता है। तो A के साथ मेरे पास क्या आ गया, R। A के साथ R किस में दिया हुआ, 2 में दिया हुआ है। तो ये सेकंड और 4th को काट दीजिए, या तो इसमें आएगा या इसमें आएगा। चेक करेंगे अभी। हाफ लाइफ वर्सेज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये तो प्रोपोर्शनल होती है। हाफ लाइफ वर्सेज इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल, S आएगा। क्या आएगा दोस्तों, S। तो अब देख लीजिए, आप आगे कुछ जाने की जरूरत नहीं। B के साथ S किस में दिया हुआ है, B के साथ S किस में दिया हुआ है, इसी में दिया हुआ है। आगे भी चेक कर ले, रेट वर्सेज टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये रेट जो होता है डिपेंडेंट नहीं होता है टाइम के साथ, P हो जाएगा। D रेट कांस्टेंट वर्सेज टेम्परेचर। D के साथ में क्या होता है, रेट कांस्टेंट वर्सेज टेम्परेचर, ये बढ़ता है। आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, फर्स्ट। तो इसके लिए पूरे चैप्टर की समरी या थ्योरी आपको पता तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये मैचिंग टाइप के क्वेश्चन भी कई बार नीट में आए हुए हैं, तो इसी हिसाब से ही बनाया हुआ है। क्या लिखा है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज A assertion and other is reason.
फॉर अ रिएक्शन ए से पी बन रहा है, रेट एंड रेट कांस्टेंट आर द न्यूमेरिकली इक्वल व्हेन ए इज इक्वल टू 1। अगर आपने ये कर लिया, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू ए की पावर क्या है, 1 है। रेट एंड रेट कांस्टेंट आर न्यूमेरिकली इक्वल, ये कह रहे दोनों बराबर हो सकते हैं, व्हेन द ए इज इक्वल टू 1 m। ए की वैल्यू अगर मैं 1 m कर लेता हूं तो क्या ये, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, बताइए भाई। सही बात है, अगर इसको 1 कर लेंगे तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किया जाएगा, सामने दिख रहा है। सेकंड लिखा, रेट एंड रेट कांस्टेंट आर इक्वल फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्विंग सिंगल रिएक्टेंट। क्या ये बात सही है? ये जीरो ऑर्डर तो नहीं है, इसको 1 कर दिया और 1 के बाद में आप चाहे ऑर्डर चाहे 0 रखो, चाहे 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, वो तो 1 ही आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। तो आई थिंक ये आंसर भी अपना क्या है, सही है। लेकिन क्या इसका एक्सप्लेनेशन है क्या? ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यह आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। करके देखो आप न्यूमेरिकली, ऐसे डायरेक्ट तुक्का नहीं मार सकते अपन, फिर उससे मैचिंग करना पड़ेगा। क्या लिखा है? कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, कैटलिस्ट कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज ही नहीं करता है। कैटलिस्ट डिक्रीज द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम। दोनों सही है, दोनों क्या सही है, सामने दिख रहा है। एक्चुअल में कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टेब्लिश हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये तो दोनों टॉपिक या पॉइंट जो है, अगर वास्तव में देखा जाए तो केमिकल इक्विलिब्रियम से जुड़े हुए हैं। क्यों भाई, क्या करूं बताओ, क्या करूं बताओ, तुम्हें ही बताना, मैं क्यों बताऊं? या भाई दोनों अपने पास में सही है, और आप देख पा रहे हैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी है इसका। सेकंड इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। सही बात है क्या? सही बात है। ऑर्डर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। ये ओनली फॉर द क्या होता है? वो तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। ये मेरा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन विल हैव द यूनिट ऑफ ATM पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो सकता है, ठीक है भाई। मोल पर लीटर की ATM आ गया। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये फॉल्स है ना, ये अरे ये फॉल्स है। सेकेंड इन्वर्ट क्या आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो दोस्तों, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है तो तरीका क्या है उसका? पीरियड ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देंगे तो उसका हाफ लाइफ घटेगा या बढ़ेगा? कम हो जाएगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगा प्रोसेस कम होने की वजह से। तो आंसर कौन सा होना चाहिए मेरा? ये तो मेरा क्या था? ट्रू था। और ये भी मेरा क्या है?
ट्रू है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए और डी वाला। समझ गए? तो देखो बच्चों, कुछ ऐसे इनको अपनी थ्योरी के अंदर भी आप लिख सकते हो ऐसे पॉइंट को, तो आपको कभी दोबारा गलती नहीं होगी आपसे। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन आपको पता है क्या होती है? क्या लिखा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सही बात है, रेट बढ़ती है इंक्रीज इन 10 डिग्री सेल्सियस पर। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आपने एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इंक्रीज होगी क्या? सही बात है, होगी। रेट कांस्टेंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। है भाई, एक्सपोनेंशियली आपके क्या कह रहा है? रेट कांस्टेंट डिक्रीज होता है जो ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं? मुझे तो नहीं लगता। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। यार ये क्या बात है? रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज किया तो रेट बढ़ जाएगी। ये तो फॉल्स है 100%। तो डी तो जिसमें दिया वो गलत ही है मेरा। दो तो गलत हो ही गए। अब सी को चेक करना अपने को, है ना भाई? क्या करना अपने को? सी को चेक करना। सी क्या आएगा? रेट कांस्टेंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो, अगर आपने देखा होगा कि रेट कांस्टेंट डिक्रीजेज विथ एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बेटा बहुत ही बढ़िया सवाल दिया है ये। वो एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर कैसे आ जाएगा? होगा तो सही, डिक्रीज कैसे होगा? वो तो इंक्रीज होगा भाई, है ना? तो क्या करूं? आपको दिख ही गया है कि ये मेरा क्या है? फॉल्स है। भाई एक्चुअल में क्या होता है, इस प्रकार से, ये T डिग्री सेल्सियस था और ये T + 10 डिग्री सेल्सियस है। तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाया तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है, ये कह रहा है रेट कांस्टेंट डिक्रीजेस। रेट कांस्टेंट कैसे डिक्रीज हो जाएगा? रेट तो इंक्रीज होगी ना। तो ये मेरा क्या हो गया? फॉल्स है। तो ट्रू कौन सा हो गया? चलें दोस्तों आगे। अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ये आ गया एनर्जी जो पीछे बनाया था। अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, इस एनर्जी कर्व को दिया है, क्या दिया है? द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज एट द हायर टेम्परेचर। देखो बच्चों, इसमें दो ग्राफ होते हैं। ये के ई है और ये होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये मैक्सिमम है यहाँ पर। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज एट द हायर टेम्परेचर। देखो दोस्तों, के ई जो होता है ना, थ्री बाई टू के इंटू टी। टी बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा, टी बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा। तो ये तो फॉल्स हो गया अपने पास में, डिक्रीज हो रही है, तो ये बात गलत है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या था? डिक्रीज हो जाएगा एट हायर टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर कैसे डिक्रीज हो जाएगा? वो मोस्ट प्रोबेबल आपके तो इंक्रीज हो जाएगा।
ये T°C है, तो चेंज हो गई नहीं, तो इंक्रीज होगी, फॉल्स है ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है, फ्रैक्शन। ये दोनों ग्राफ बना लिए मैंने आपके, ये फॉल्स है। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद द मोस्ट ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एट द हायर टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आपने हाई किया तो एक्टिव मॉलिक्यूल मोस्ट ओवरऑल विद द मोस्ट ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी, आ रही बात समझे? ये जो होता है ना, ये मॉलिक्यूल, ये पहले इतने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, अब ये और एक्स्ट्रा आ गए। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद द मोस्ट ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज एट द हायर टेम्परेचर। तो यही तो बात सही है, पहले इतने ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, अब ये क्या हो जाएगा, ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपने क्या देखा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। डिक्रीज नहीं होते, वो इंक्रीज होते हैं। तो ये आंसर आपके क्या हो गया, सही हो गया। इसमें अपने क्या किया भाई, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद द मोस्ट ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज एट द हायर टेम्परेचर, उल्टा कर दिया हमने। इसका मतलब टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ये घट रहे हैं, सॉरी ये फ्रैक्शन जो है ना भाई, हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये फ्रैक्शन क्या हो गया, घट गया पहले से, है ना, और इसने कहा बढ़ गया, तो ये गलत हो गया ना यार, ये फॉल्स है। ये क्या अपना फॉल्स है। देखो दोबारा देख लो, फ्रैक्शन आपने टेम्परेचर बढ़ाई, इसने ये नहीं पूछा ये तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले मॉलिक्यूल है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ये वाला है, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये घटे हैं, तो ये मेरा क्या फॉल्स है। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद द मोस्ट ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज एट हाई टेम्परेचर। अगर आपने देखा, ये देखो ये सही बात आ गई, इसने इसका ये अपने पास में क्या ट्रू है और ये मेरा क्या फॉल्स है। तो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और उसने कहा इंक्रीज हुआ है, इसका कोई मतलब ही नहीं था अपने को। आगे क्या दिया दोस्तों, मोस्ट ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एट द हायर टेम्परेचर, मोस्ट ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एट द हायर टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली आपके टी बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। मोस्ट ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज एट द हायर टेम्परेचर, डिक्रीज कम हो तो इंक्रीज होती है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, फॉल्स। ए और सी आर करेक्ट। देखो भाई थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे से भी कई बार मैंने क्या कहा कि अब पढ़ा नहीं ढंग से, एक्चुअल में ये प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो बढ़ते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा है कब, जब टेम्परेचर आपने क्या बढ़ा दिया, क्योंकि एक्टिव मॉलिक्यूल बढ़ गए। मैं इसको एक्टिव मॉलिक्यूल समझ रहा था, एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं पूछा, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विद द मोस्ट ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी, ये वाला है, ये वाला है, ये मोस्ट ओवरऑल काइनेटिक यही तो होती है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, KEMP, KEMP आ गया समझे। तो ये दोनों ग्राफ आपके दोनों के बारे में मैंने बता दिया, और ये इससे मैच करने वाला आंसर कौन सा है, ए और सी। ए और सी मेरा क्या करेक्ट है, ट्रू है, बाकी क्या है, फॉल्स है। आगे देखते हैं दोस्तों, मैच द ग्रुप गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विद द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन इन सेकंड। अब ये दिया बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए टी हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल होता है, वो रिएक्शन कौन सी होती है, जीरो ऑर्डर की होती है। सेकंड के साथ में बी आना चाहिए, ए की ऑप्शन दिया हुआ देखो, फर्स्ट में इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा है, पहले के साथ में ए हो जाएगा, सही है। और थर्ड दिया है टी हाफ लाइफ जो है सेकंड ऑर्डर के साथ इनिशियल घटता जाता है, तो ये भी मेरा क्या सही है। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। आंसर कौन सा हो गया भाई, फर्स्ट।
तो दोस्तों ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे जो हमने करवाए आपके, ये आंसर की। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? पर मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऑफलाइन क्लास नहीं है, ये ऑनलाइन क्लास है। हम उम्मीद ये करते हैं कि अगर हमारे से भी कोई मैचिंग सही नहीं हो रही है तो उसको आप भी बता दें, है ना भाई। लेकिन फिर भी हम आपको इस तरीके से अलर्ट करते हैं कि हम क्वेश्चन करके बतवा रहे हैं कि हमारा जो, जैसे अपन कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान चूका तो क्वेश्चन का आंसर भी आपके चूक जाता है। तो ये बात आपको इससे ये समझना है कि आपको ऐसी गलती कभी करनी नहीं है। तो ये देखो, ये जो ग्राफ जो था बेटा, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था ये, कि ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है जिसको अपन डेल्टा एन अपॉन एन, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ देखिए, ये के ई मैक्सिमम जो आपके एनर्जी होती है ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपके ये जिसको सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल रखते हैं उसको के ई एम पी या मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जब टेम्परेचर टी पर ये इतने फ्रैक्शन था और बाद में जो टेम्परेचर बढ़ाया फ्रैक्शन क्या हो गया, घट गया, है ना। लेकिन ओवरऑल आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस तरीके से आपको मैंने ग्राफ से ही बताया है, और हमारी थ्योरी की क्लास में इसको और अच्छा समझाया हुआ दोस्तों, तो आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा देंगे कि नहीं देंगे? देनी पड़ेगी आपको आज्ञा, है ना बेटा। आपकी सुविधा के लिए मैं ये सेव कर लेता हूँ, है ना भाई। तो ये आपके हो गया। ठीक है दोस्तों, आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।